नमो नमः। शुभ संध्या। प्रथमं विश्वमङ्गलवन्दना। कुटुम्बं जम्बुद्वीपं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी। संस्कृतं देश देवभाषा स्यात्, भूलोको नाकवद् भवेत्। संस्कृत भाषया काल विषयको वार्तालापः कथं करणीयः, अस्य अभ्यासं कुर्मः। एतदर्थं वयं केषाञ्चित् वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। प्रथमं कानिचित् पदानि अहं कथयामि कालविषये। पूर्वमपि एकस्मिन् वर्गे वयं कालविषये किञ्चित् पठितवन्तः। पदानि सन्ति घटी अर्थात घड़ी, होरा घंटा, वादनम बजना, निमेषः मिनट, क्षणम सेकंड, सपाद सवा, पादोन पौने, अधिकम अधिक, न्यूनम न्यून, दिनम मासम सप्ताहः वर्षम, ये आप जानते हैं। अधुना वयं वाक्यानि पश्यामः। यदि हमें ये पूछना है कि कितने बजे हैं, तो हम कहेंगे कति वाद्यते घटिकायाम। घटिकायाम, तव घटिकायाम, तुम्हारी घड़ी में, घटिकायाम कति कति वाद्यते, कितने बजते हैं। उत्तर होगा मम घटिकायाम, मेरी घड़ी में। क्योंकि तव और मम षष्ठी विभक्ति में हम सीख रहे हैं। सप्त, मान लीजिए आपकी घड़ी में 1:12 और 7 सेकंड हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे। एक, जब आप हिंदी में बोलते हैं तो कहते हैं, पहले आप बताते हैं घंटे के बारे में 1:00, फिर आप मिनट के बारे में बताते हैं, और फिर अंत में आप सेकंड की चर्चा करते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं करेंगे, पहले सेकंड बताएंगे। सप्त क्षणाधिकम, 7 क्षण, क्षण मतलब सेकंड। सप्त क्षणाधिकम, द्वादश कलाधिकम, और कला कहते हैं मिनट को, निमेश भी कहते हैं मिनट को। द्वादश कलाधिकम एकम वाद्यते, ऐसा कहेंगे। मान लीजिए 2:03 और 5 सेकंड हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे। पंच क्षणाधिकम त्रिकलाधिकम द्वे वाद्यते, अथवा द्विवादनम। दो है तो वाद्यते, ऐसा कहें। इसी प्रकार मान लीजिए 4:05 और 10 सेकंड हुए हैं, तो हम पहले कैसे कहेंगे इसको। दश, 10 को 10 कहते हैं। 10 क्षणाधिकम पंचनिमेषाधिकम। मान लीजिए 12 बजे हैं, तो द्वादश वादनम या द्विवादनम, त्रिवादनम, कुछ भी कह सकते हैं 12 बजे, ऐसा कहेंगे। अथवा मान लीजिए 2 बजकर 2:12 और 8 सेकंड अगर हुए हैं, तो हम कहेंगे अष्ट क्षणाधिके द्वादश कलाधिके द्वे वाद्येते। ये तब कहेंगे जब हम
वाद्यते, वाद्येते, वाद्यते ऐसा प्रयोग करेंगे। लेकिन सरल प्रयोग अगर करना है तो द्विवादनम, तो जब द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम कहेंगे तब विभक्ति के अनुसार वचन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तब हम कहेंगे अष्ट क्षणाधिकम, द्वादश कलाधिकम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम ऐसा प्रयोग करेंगे। और यदि वचन के अनुसार 3 और 4 और 5 के बारे में हमको कहना है तो हम कहेंगे, मान लीजिए 3 बजे हैं या 4 बजे, 3:10 हुए हैं और 5 सेकंड हुए हैं, तो हम कहेंगे पंच क्षणाधिकानी। क्योंकि 3 है तो त्रीणी कहना है, इसलिए पंच क्षणाधिकानी 10 निमेषाधिकानी त्रीणि वाद्यन्ते। त्रीणि 3 है इसलिए वाद्यते, वाद्येते बहुवचन का प्रयोग करेंगे वाद्यते। अथवा 4 बज रहे हैं तो हम कहेंगे पंच क्षणाधिकानी 10 निमेषाधिकानी चत्वारि वाद्यन्ते। और अगर 5 बज रहे हैं तो पंच क्षणाधिकानी 10 निमेषाधिकानी पंच वाद्यन्ते ऐसे प्रयोग करेंगे। यानी 5 से आगे षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और द्वादश। मान लीजिए 11 बजे हैं तो हम कहेंगे पंच क्षणाधिकानी 10 निमेषाधिकानी एकादश वाद्यन्ते। ये आपको पता है कि 5 से लेकर 19 तक की जो संख्याएं होती है वे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक जैसी ही चलती हैं। अब इस प्रकार का यदि वाक्य है, आपसे कोई पूछे कि आप आपके पिताजी कब आते हैं, तो आप कहेंगे जनकः कदा आगच्छति, तो सीधा आप कहेंगे पंचवादने। 5 वादन, यहाँ सप्तमी विभक्ति लगेगी। पंचवादने 5 बजे पर, 5 बज जाते हैं जब, तब आते हैं। मान लीजिए 4:30 बजे आते हैं तो कहेंगे सार्ध चतुर्वादने। मम जनकः सार्ध चतुर्वादने आगच्छति। त्वं कदा विद्यालयं गच्छसि, तुम विद्यालय कब जाते हो, तो अहम पादोन अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि प्रतिदिनम। मैं प्रतिदिन पादोन अष्टवादने 7:45 प्रातः विद्यालयं गच्छामि ऐसे आप कहेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी संस्कृति का वर्ग कब होता है, तो संस्कृत में कहेंगे संस्कृतस्य वर्गः कदा भवति, उत्तर होगा संस्कृतस्य वर्गः सार्ध अष्टवादने भवति। ऐसा प्रयोग करेंगे। और यदि यह प्रश्न हो कि अस्मिन् देवालये पर पूजा कदा भवति या पूजा कदा आरभते, इस मंदिर में पूजा किस समय आरंभ होती है, तो अस्मिन् आप कह सकते हैं अस्मिन् देवालये सायं काले पूजा, अत्र सायंतनी पूजा। मान लीजिए वो पूजा 6:10 पर होती है तो आप कहेंगे 10 निमेषाधिकम षड्वादनतः, 10 निमेषाधिकात षड्वादनतः भवति। चाहे आप 10 निमेषाधिकात नहीं कहना है तो उसमें विभक्ति न लगाएं और उसको जोड़ दें समास के रूप में, तो होगा 10 निमेषाधिक षड्वादनतः आरभते। जहां से कोई कार्य आरंभ होता है उसमें हम पढ़ रहे हैं पंचमी विभक्ति सीखते हुए, वहां पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे हमारी कक्षा 8:30 बजे से आरंभ होती है,
अस्माकं कक्षा, अस्माकं संस्कृत वर्गः सार्ध अष्टवादनतः आरभते। आरभ धातु जो है वो आत्मनेपद की है। 11वें और 12वें व्याख्यानों में हमने आत्मनेपदी धातुओं के बारे में सविस्तार पढ़ा है। वहां आप देखेंगे आरभते, आरभेते, आरभते ऐसे प्रयोग होते हैं। तो अस्माकं वर्गः सार्ध अष्ट सार्धाष्ट वादनतः आरभते। हमारी कक्षा 9 बजे से आरंभ होती है। अस्माकं वर्गः नववादनतः आरभते, 10 वादनतः आरभते। ऐसा प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो और आपको पहले भी मैंने ये बताया था कि आज थोड़ा सा पुनः हम अभ्यास करते हैं। 12:45 हैं। मम घटिकायाम, मेरी घड़ी में 12:45 हैं। पादोन एक वादनम, मम घटिकायाम पादोन एक वादनम, मेरी घड़ी में 1:15 बजे हैं। मम घटिकायाम सपाद एक वादनम, सपाद एक वादनम। सार्ध 1:30 बजे हैं तो सार्ध एक वादनम। 2:30 बजे हैं तो सार्ध द्विवादनम। एवं वाक्यानि भविष्यन्ति। हम आज काल विषयक इन वाक्यों का अभ्यास करने के बाद अब कुछ अनाजों के नाम, अन्न के कुछ संस्कृत में नाम पढ़ते हैं। जैसे गेहूं। गेहूं बहुत गेहूं को हम संस्कृत में कहेंगे गोधूमः। गोधूमः पुल्लिंग पद है, पुल्लिंग पद है। इसका वाक्य आप एक बना लीजिए। कई आप लोग अपने आप भी वाक्य बनाने का प्रयास करें। भारतवर्षे गोधूमः बाहुल्येन भवति। भारतवर्ष में गोधूम यानी गेहूं बाहुल्येन भवति, बहुत अधिकता के साथ होता है। अर्थात गेहूं की फसल बहुत होती है। यवः, यव कहते हैं जौ को। जौ एक बहुत प्राचीन काल से आर्य जौ का प्रयोग हमारे यहाँ करते थे, संभवतः गेहूं से भी पहले। और ऋग्वेद में यव इस अन्न का अनेकशः प्रयोग हुआ है। हम इसके लिए वाक्य कह सकते हैं, यवानस्य उल्लेखः ऋग्वेदे अनेकत्र भवति, अनेकत्र उपलभ्यते। अब यव जोड़ अन्नस्य, आप जानते हैं विद्या जोड़ आलय, देश जोड़ अंतर, देशांतर। यहाँ आप दीर्घ संधि करते हैं। जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी, संस्कृत पढ़ी होगी, आप लोग संधि को जानते होंगे। एक अब क्योंकि अब हम लोग वाक्य रचना करने लगे हैं, थोड़े क्लिष्ट वाक्य बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार संधि का वर्ग भी हमें करना चाहिए। तो संधि के विषय जो नियम है उनको लेकर भी हम एक वर्ग में समझ लेते हैं। यव जोड़ अन्नस्य तो यवान्नस्य, यानी जो इस अन्न का उल्लेख कहाँ होता है? ऋग्वेदे अनेकत्र उपलभ्यते, ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर मिलता है। चना को कहते हैं चणकः, चणकः चना। अब आपको पता है कि चना जो है वो बहुत बलदायक अन्न है। हम कह सकते हैं चणकः बलदायकम अन्नम भवति। चावल पूरे भारत में खाया जाता है तो तंडुलः पुल्लिंग शब्द है, तंडुलः। और तंडुल जो है ये कच्चा चावल होता है। जब इससे पक कर भात बन जाता है तो उसको संस्कृत में ओदनम कहते हैं। रसोइये को सूदह कहते हैं। सूदह
मान लीजिए वाक्य है कि रसोइया चावल से भात पकाता है, सुदह तंडुलेन ओदनम पचति। सुदह तंडुलेन ओदनम पचति। तिलः, तिल के बारे में भी हम जानते हैं, तिल के तेल का प्रयोग होता है, तो उसके लिए तिलः। तो इससे संबंधित हम क्या वाक्य बना लें, एक वाक्य देखते हैं। तिलेषु यत् तैलम वर्तते तद तत् अतीव गुणकारी भवति। तिलों में जो तेल होता है वो अतीव, अब यहाँ भी संधि के नियम से दीर्घ संधि है। तत् जोड़ अति जोड़ इव, अतीव गुणकारी भवति, बहुत गुणकारी होता है। दालें जो होती हैं जिनको दल कर दो दो भाग में बांट कर जो बनाते हैं, द्विदलम। तो द्विदलम चने की दाल को कहते हैं। अहम द्विदले, अहम द्विदलम रोटिकया सह भुनज्मि। भुनज्मि मैं खाता हूँ, खाती हूँ। कैसे? रोटिकया सह, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, ऐसा हम पढ़ाए हैं। तो अहम रोटिकया सह द्विदलम भुनज्मि। अहम द्विदलम रोटिकया सह भुनज्मि। अहम रोटिकया द्विदलम, रोटिकया सह द्विदलम भुनज्मि, मतलब किसी भी प्रकार से प्रयोग, किसी, ये जो वाक्य आप बनाते हैं इसमें किसी भी पद को कहीं भी रख दे, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, ये मैं बता चुकी हूँ। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि संस्कृत एक संश्लिष्ट भाषा है, ये अपनी विभक्तियों को संज्ञा में जोड़ कर चलती है। बाद में जब जैसे जैसे भाषाओं का विकास हुआ, तो रोमन और से अंग्रेजी इत्यादि निकली, और संस्कृत से जब हिंदी इत्यादि अन्य भारतीय भाषाएं निकली, तो उन्होंने क्या किया कि संज्ञा में से विभक्तियों को अलग कर दिया। तो वो विशिष्ट भाषा है। धान को हम धान्यम कहते हैं। भारत भूमि धान्य प्रचुरा वर्तते। धान्य प्रचुरा, यहाँ जहाँ अधिक मात्रा में धान होता है, भारत भूमि ही धान्य प्रचुरा वर्तते। बेसन को हम कहते हैं चणक चूर्णम। चणक चूर्णम, चणक चूर्णम बेसम, बेसन। तो अगर हमें ये कहना हो कि बेसन से मिठाइयां बनती हैं, तो हम कहेंगे चणक चूर्णेन, तृतीया विभक्ति, मिष्टान्नानि, अन्नम नपुंसक लिंग है, अन्नम अम्ने अन्नानि, मिष्टान्नानि क्रियन्ते, बनाई जाती हैं। चणक चूर्णेन मिष्टान्नानि क्रियन्ते। राजमा एक प्रकार की दाल होती है, इसको हम संस्कृत में कहते हैं राजमाशः। राजमाशस्य सस्यम गिरि प्रदेशेषु भवति, अथवा राजमाशः गिरि प्रदेशेषु भवति। राजमा जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। एक प्रकार का चावल होता है जो व्रत इत्यादि में उपयोग में लाते हैं, उसको सावा चावल कहते हैं। संस्कृत में उसको कहते हैं श्यामकः। तो हम लोग वाक्य बना सकते हैं, श्यामकः उपवासावसरे प्रयुज्यते। अब यहाँ पर भी आप देखिए, उपवास और अवसर, इन दो पदों को हमने आपस में दीर्घ संधि से जोड़ दिया। उपवास जोड़ अवसरे बराबर उपवासावसरे। संस्कृत क्लिष्ट आप लोगों को कभी कभी लगती होगी, उसका मुख्य कारण यह है कि संस्कृत में लिखते समय संधि का प्रयोग करना ही है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं संधि विवक्षाम अपेक्षते, बोलने की इच्छा है तो वो संधि विच्छेद करके बोल लीजिए, लेकिन लिखिशा जो है, संधि को लिखना, लिखने की आपकी इच्छा नहीं है,
जब आप संधि लिखेंगे कुछ तो संधि करके ही लिखेंगे। इसलिए जब आप संधि विच्छेद सीख जाएंगे तो वाक्य में जो पद है उनको तोड़ना भी सीख जाएंगे, विच्छेद करना जब सीख जाएंगे तो वाक्य उतने ही सरल हो जाएंगे मानो आप हिंदी या अपनी किसी मातृभाषा को पढ़ बोल रहे हैं। अन्नम, अनाज को कहते हैं अन्नम न निंद्यात। तैत्तिरीय उपनिषद का एक वचन है, अन्नम न निंद्यात। अन्न की निंदा कभी करनी नहीं चाहिए, ऐसा हमारे उपनिषदों में लिखा है। तो चलिए आज एक सुभाषित भी पढ़ लेते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं ये उस समय, ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया एक श्लोक है। ये उस समय की बात है जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और लंका पर विजय प्राप्त करके जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो उनको नहीं होती। आजकल शत्रु जब किसी की भूमि को विजित करता है तो वो उनमें दूसरों को जीतने की जो एक अ, की जो प्रसन्नता होती है वो बहुत अधिक होती है, लेकिन श्री राम बिल्कुल अलग थे। लंका को जीतने के बाद वो कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका, ये यद्यपि यह स्वर्णमयी लंका है, न में लक्ष्मण रोचते, फिर भी में न रोचते। में चतुर्थी विभक्ति है, आपने रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति पढ़ी है। न में लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, में स्वर्णमयी अपनी लंका न रोचते, स्वर्णमयी होने पर भी, सोने की बनी हुई होने पर भी ये लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमि है, जो हमारी जननी है, जो हमारी माता है, ऐसी जो जन्मभूमि है, भूमिश्च संधि विच्छेद है चौका, वो, क्योंकि वो स्वर्गादपि गरीयसी, उसे मैं स्वर्ग से भी महान मानता हूँ। मेरा मन तो अयोध्या में ही लगता है, जननी जन्मभूमि में ही लगता है। ये सब आजकल ऐसे विचार नहीं है। श्री राम को हम अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए राम राज्य लाने की बात करते हैं, और उन्हीं के दिए हुए ये संस्कार हैं कि आज भारत किसी विश्व के किसी भी देश की भूमि को हस्तगत करने का, उसे विजित करने का प्रयास अपने आप नहीं करता है। तो आज हम अपने वर्ग को यही समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।